सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 15 नीलकंठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और इनके द्वारा यह पाठ एक लेखा चित्र के रूप में लिखा गया है। लेखा चित्र जो एक स्केच होता है उसे हम लेखा चित्र कहते हैं। हम अपनी किसी बात को बोलते हैं या पीछे की किसी बीती बात का वर्णन करते हैं और उस पर एक स्केच बनाते हैं। किसी पक्षी का स्केच करना है तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, किसी मनुष्य का करना है तो उसके बारे में सोचा जाता है। तो हम इस प्रकार पहले स्केच सोचते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भी महादेवी वर्मा ने नीलकंठ, एक पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसका वर्णन किया है इस पाठ में। आइए हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने नीलकंठ के बारे में क्या कहा। जब लेखिका किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आया। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उसी ओर घुमा ली। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही चिड़िया वाले बड़े मियाँ ड्राइवर को इशारे से रोकने को कहने लगे। लेखिका को सलाम कर उन्होंने बताया कि कल कोई शंकरगढ़ से मोर देकर गया है, एक मोर और एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने के लिए आए थे, परंतु मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि लेखिका ने उन्हें मंगवाया है। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ बहुत बोलते हैं, ये चुप नहीं होंगे। मोर के बच्चों के 35 रुपये देकर उन्होंने पीछा छुड़ाया और पिंजरा लेकर वो गाड़ी में आई। जैसे ही पिंजरा गाड़ी में रखा तो पिंजरे में हलचल हो गई और हलचल से पिंजरा मानो सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सबने लेखिका को कहा कि वह ठगी गई हैं। वे मोर के नहीं तीतर के बच्चे ले आई हैं। लेखिका वह सुनकर चिढ़ गई और उन्होंने पिंजरा अपने अध्ययन कक्ष में ले जाकर रखा। पिंजरे का दरवाजा खोला और दोनों निकलकर कमरे में कहीं कहीं खो गए। उनके लिए एक कटोरी में सत्तू की गोलियां छोटी छोटी और दूसरी कटोरी में पानी रखा। दोनों बच्चे मेज के नीचे, कभी अलमीरा के पीछे घूमने लगे और जब रात हुई तो वे रद्दी की टोकरी में आकर बैठ गए। 1-2 दिन के बाद उन बच्चों का डर खुला और वह पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगे। उनके कारण लेखिका को कमरा बंद करना पड़ा, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बिल्ली, जो पालतू बिल्ली थी, उसका नाम चित्रा था। वह उन बच्चों को शिकार ना बना ले, तो इसलिए उन्होंने उस कमरे को बंद रखा। मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगा, क्योंकि वो पूरे दिन क्या करते थे, उछल कूद करते थे, जब वो कमरा गंदा होने लगा तो उन्होंने उस बड़े जाली घर में उन्हें पहुंचा दिया। उन्होंने एक बड़ा सा जाली घर बना रखा था जिसमें अनेक पक्षी जानवर उन्होंने रखे हुए थे, तो उन्होंने उन मोर के बच्चों को भी उस जाली घर में ही पहुंचा दिया। मोर के बच्चों के वहां पहुंचते ही हलचल सी मच गई। जैसे ही मोर के बच्चे वहां पहुंचे, सब में हलचल मच गई और कबूतर, खरगोश और तोते कौतूहल से भरकर उन्हें देखने लगे। जो कबूतर, तोते और खरगोश उन्हें कौतूहल शोर मचा कर देखने लगे। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत
वैसे ही किया जैसे कि हम एक नई बहू का, जब नई बहू घर में आती है तब हम उसका स्वागत करते हैं, तो वहाँ के पक्षियों ने उन दोनों मोर के बच्चों का स्वागत इसी प्रकार से किया। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर पर जो कलगी थी वो बड़ी होने लगी, सघन होने लगी, टाइट और चमकने लगी। उनकी जो चोंच थी वो क्या हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। जो गोल आंखों की जो नीली आभा थी वो क्या होने लगी, चमकने लगी। नीली गर्दन पर, जो उनकी गर्दन थी जो नीली, उस पर धूप छाई तरंगें उठती सी मालूम हो रही थी। लंबी पूंछ और उन पर पंखों पर इंद्रधनुष के रंग झलकने लगे। मोर के रूप के साथ उनकी जो भाव भंगिमाएं थी वो भी क्या है, सबको मोह लेने वाली थी। मोरनी का विकास तो उनकी तरह चमत्कारी नहीं हुआ, लेकिन लंबी धूप छाव गर्दन, कलगी और पंखों की श्याम श्वेत, जैसे दिन रात होता है इस तरह से श्याम श्वेत पत्थर लेखा मोर की उपयुक्त जो थी वो संगनी उसके साथ साथ रहने वाली प्रमाणित हुई। लेखिका ने मोर की गर्दन नीली होने के कारण मोर का क्या नाम रखा, नीलकंठ। परंतु मोरनी जो उसके साथ रहती थी, साथ साथ चलती थी, जहाँ भी जाते थे वहाँ चलती थी, उसके कारण उसका नाम रखा राधा। लेखिका ने कब उसके मोर के स्वभाव और संस्कार के कारण उसे सभी पक्षियों का सेनापति नियुक्त कर दिया। वह सबको सुबह साथ लेकर जिस स्थान पर दाना रखा होता, बिखरा पड़ा होता था, वह उनको सबको लाइन में ले जाता। अगर कोई गड़बड़ करता तो उन्हें दंड भी देता था। वह खरगोश के बच्चों का कान पकड़कर उठा लेता था। जब तक वे बच्चे चिल्लाते नहीं थे तब तक वह छोड़ता नहीं था, मस्त होकर। और इससे क्या था कि भय के कारण दूसरे पक्षी उनसे नाराज होने का साहस नहीं करते थे। मोर का उन जीवों के प्रति प्रेम भी असाधारण था कि वो इतना अधिक प्रेम करते थे सभी जीवों से। जब वह मिट्टी पर बैठ जाते थे और अपने पंखों को पूरा फैला लेते थे तो पक्षी क्या करते थे, उन पर कूदते थे, कभी इधर चले गए तो कभी इधर चले गए। इस तरह से वे उन पर दौड़ धूप कर कर अपना दिनचर्या गुजारते थे। एक दिन न जाने कहां से एक सांप उस जाली वाले पिंजरे में घुस गया और उसने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया, मुंह में दबा लिया। जब खरगोश का बच्चा चिल्लाने लगा, चींची करने लगा, तो मोर दूर झूले पर सो रहा था, उसने सुना और वहां से वह मोर दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने सांप को दबोच लिया। जैसे उसने सांप को पकड़ा, दबोचा, तो उस सांप के मुंह से खरगोश बाहर आ गया। और इतना में उसकी आवाज से, खरगोश की आवाज से दूसरे पक्षी वहां आए। तब तक उसने सांप को अधमरा सा कर दिया था। और फिर रात भर वह घायल खरगोश जो उसने सांप ने पकड़ा था, उस घायल खरगोश को अपने पंखों की गर्मी से ढककर रखा, उसके घाव को। तो मोर ने उस बच्चे को अपने पंखों की उष्णता में रखा। तो लेखिका को मोर के स्वभाव को देखकर समझ में आ गया कि कार्तिकेय ने मोर को अपना वाहन ही क्यों चुना। मोर एक वीर पक्षी है। मोर क्या है? एक वीर पक्षी है, परंतु हिंसक नहीं। जब वसंत का आगमन आता है, वसंत ऋतु आती है, तब मेघों की जब वो सांवली सी छटा छा जाती है, जब बरसात का मौसम आता है, तब मोर क्या करता है, अपने इंद्रधनुष पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। वह इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर नीलकंठ एक सहजात तय और ताल में, जैसे कि वो एक
ताल बनाकर नाचता रहता है, परंतु उसकी संगिनी मोरनी वैसा नृत्य नहीं कर पाती। वह उसको देखकर कोशिश करती रहती है, जैसा भी उसे नृत्य आता है वह भी नृत्य करती है। नीलकंठ ने न जाने कैसे जान लिया कि उसका जो नृत्य है वो लेखिका को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लेखिका जालीदार घर के पास पहुंचती है तभी वह नृत्य आरंभ कर देता है। अतिथियों के आगमन पर जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं लेखिका के पास, तब उसका नृत्य शुरू हो जाता था। विदेशी महिलाओं ने तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन, जो विदेशी अतिथि आते थे उसकी जो अनेक मुद्राएं अनेक तरह से वो सबका मन मोह लेता था, उससे एक परफेक्ट जेंटलमैन का पुरस्कार दिया, उपाधि दे दी थी। एक दिन किसी कार्यवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजरी तो उन्होंने फिर से गाड़ी रोक ली। उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजे टूटे हुए थे। चिड़ी मारो की ये हरकत थी। लेखिका ने 7 रुपये में उसे खरीद लिया। तब उस एक मोरनी और मिली, उसको लेखिका ने कितने रुपए में खरीदा? चिड़ी मार से 7 रुपये में। उसे भी जाली घर में पहुंचा दिया गया और नाम रखा उसका कुब्जा। पहले मोर का नाम नीलकंठ था और फिर उस मोरनी का नाम राधा। अब इस मोरनी का नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती थी, जब वह नीलकंठ और राधा को साथ देखती थी तो वह चिढ़ जाती थी और उसे मारने दौड़ती थी। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख तोड़ डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। जैसे ही वह नीलकंठ के पास आती थी, परंतु नीलकंठ वहां से दूर चला जाता और वह उसके पास नहीं रहना चाहता था। किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता, वहां पर जितने भी जीव जंतु रहते थे किसी से उसकी मित्रता नहीं थी। उसने राधा के 2 अंडे तोड़ डाले। उसके कारण राधा और नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। जैसे ही उसने राधा के 2 अंडों को तोड़ दिया, तब से नीलकंठ और राधा प्रसन्न खुश नहीं रहने लगे। कई बार नीलकंठ जाली से निकलकर भाग जाता। एक बार कई दिन तक वह भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा बैठा रहा। उसकी चाल में थकावट सी होने लगी और आंखों में शून्यता रहती थी। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु लेखिका सोचती थी कि कुछ दिनों में सब मिलजुल कर रहने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 महीनों के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका को वह मरा हुआ मिला, परंतु नीलकंठ को कोई न तो बीमारी थी और न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में बहा दिया। जहाँ तीनों नदियां आके मिलती है वहां पर उसने अपनी शॉल में ले जाकर उसे बहा दिया। राधा नीलकंठ का इंतजार करती रही। उसे आशा थी कि पहले की तरह, जैसे पहले होता था वो उसकी तरह नीलकंठ फिर लौट आएगा। कुब्जा ने भी कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू किया। वह आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में उसे ढूंढती रहती। एक दिन आम की शाखा से उतरते ही लेखिका की अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। लेखिका ने एक कुतिया को पाला था। जब कुब्जा उसे आम, कचनार, अशोक की शाखाओं में ढूंढती रहती, एक दिन आम की शाखा से जब वह उतर रही थी तो लेखिका की एक अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई।
स्वभाववश, जैसे कि पहले कुब्जा राधा को चोंच मार मार कर तंग करती थी, उसकी कलगी और पंखों को तोड़ दिया था, उसी स्वभाव के वैसे ही स्वभाव से उसने उसको चोंच मारी। उसने चोंच से क्या किया? प्रहार किया। तो कजली के 2-3 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। किसकी? कुब्जा की। उसका परिणाम क्या हुआ कि कुब्जा की मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षों की विभिन्न जो प्रकृति थी वो लेखिका के लिए विशेष महत्व रखती थी। राधा हमेशा नीलकंठ का इंतजार करती थी। आषाढ़ के मेघों में वह केका आवाजें कर करके नीलकंठ को पुकारने लगती थी। नीलकंठ हमेशा ही उसकी यादों में उसके साथ रहा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने संक्षिप्त रूप में आपको नीलकंठ पाठ पढ़ाया जो चित्रलेखा के रूप में है, और इसकी लेखिका के बारे में मैंने बताया। इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा, जिन्हें पशु पक्षियों से प्यार था, वे जैसा भी देखती थी वो उनको अपने पास ले जाती थी, और उन्होंने जब अपना ये लेख लिखा तब वह स्मरण कर कर उसे लिखती चली गई। आइए हम शब्दार्थ को भी जान लें। अतिथि, मेहमान, परिचित, जान पहचान, निरीक्षण, जांच पड़ताल, खासियत, विशेषता, आविर्भूत, प्रकट, कायाकल्प, शरीर की बनावट, भंगिमा, हाव भाव, चौकन्ना, सावधान, संकल्प, निश्चय, कोलाहल, शोर, छित्रा, फैलाना। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को विस्तार से पढ़ना, बहुत ही आनंद आएगा, और इसका अभ्यास भी कर देखना। स्वस्थ रहें और पाठ को पढ़ें, अभ्यास करें, समय समय पर अपना कार्य भेजें। धन्यवाद।